नमस्कार दोस्तों, मिशन राज कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राम अवतार जहांगीर। मतलब आज राजस्थान की ज्योग्राफी की जो मेन टॉपिक होते हैं, जैसे कि कोई सा भी ले लो आप, फिजिकल डिवीजन ले लो, नदियाँ ले लो, अपवा तंत्र में आ गई वो जिले ले लो, और उद्योग ले लो आप। तो ये जो 10-12 टॉपिक हैं, इनकी अपन क्लास चलाएँगे आधे घंटे 1 घंटे, जैसे अपन का सूटेबल होगा ये ले लेंगे। तो मेरा आज का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान का भौतिक विभाजन, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। ये शुरू करने से पहले मैं कुछ बात है वो बताना चाहता हूँ आपको। जैसा कि अभी आप सबको पता है, पूरा प्रदेश देश महामारी चल रही है कोरोना की, इसमें जूझ रहा है। इसके चलते सभी कोचिंग संस्थान वाले अपना अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अपनी अपनी क्लासेस सबको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी के बीच मैंने भी अपना ये छोटा सा योगदान है जो दिया है। तो इससे पहले, ये सब शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। मैंने मेरी जो पढ़ाने का कैरियर है स्टार्ट किया था अजमेर से, उसके बाद केकड़ी में आया था। शुरू में ज्योग्राफी पढ़ाई थी, उसके बाद फिर कल्चर ली थी, अभी वापस ज्योग्राफी ले रहा हूँ। तो इसके पीछे सारा श्रेय जाता है मेरे गुरु हैं संजय कुमावत सर है, जो जयपुर पढ़ा रहे हैं, अभी वर्तमान में पटवारी हैं। तो उन्होंने भी मतलब अभी अपने को पूरी सरकार जो है वो घर पे रहने के लिए फोकस कर रही है कि आप घर पे रहो, घर पे रहो। उसी के बीच वो जो शख्स है मेरी नज़रों के सामने, 2 शख्स ऐसे हैं जो 24 घंटे अपनी ड्यूटी करने के बावजूद बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्लासें दे रहे हैं उनको डेली। तो उनके नाम मैं लेना चाहूँगा। एक तो है संजय कुमावत सर, जो जोबनेर के रहने वाले हैं। वो अभी वर्तमान में पटवारी हैं। पटवारी की ड्यूटी अभी आपको पता है क्या चल रही है, उनका खुद का काम प्लस जो क्वारंटाइन हो रखे हैं सब सदस्यों को उनकी निगरानी करना, और उसी के साथ साथ उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना। फिर भी मतलब बंदा आज सेफ है, घर पे रह रहा है, वो उसको कोई बीमारी का वो नहीं है। एक शख्स है, उसका नाम मैं लेना चाहूँगा, वो केकड़ी में पढ़ा कर जा भी चुके हैं पहले, जिनका नाम है आशु चौहान। उनका खुद का यूट्यूब चैनल है। अभी उनके 1 लाख मतलब फॉलोवर्स होने वाले हैं यूट्यूब पे। वो बंदा, आप सभी जानते हो कि पुलिस की ड्यूटी होती है 24 आवर्स की, 24 घंटे की ड्यूटी होने के बावजूद वो विद्यार्थियों के लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं कि डेली 1 क्लास तो डेली दे रहे हैं, मतलब सभी को। तो उनको मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ ऐसे बंदों को, और आप भी उनकी पूरी हेल्प कीजिए और उनकी क्लासें कंटिन्यू लेते रहिए। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपनी क्लास अब हम शुरू करेंगे राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। कोई सी भी चीज़ हो उसका भौगोलिक विभाजन होना अति आवश्यक है। वैसे ही अपने राजस्थान का भी भौगोलिक विभाजन किया हुआ है। जैसे कि इसका सबसे पहले जो भौगोलिक विभाजन है वो वीसी मिश्रा ने किया था। किसने किया था? वीसी मिश्रा ने किया था। कब किया था? 1966 से लेके 1968 तक। इन्होंने 7 भागों में इसको डिफाइन किया था। कितने भागों में किया था? 7 भागों में डिफाइन किया था। ये अपने को 7 भाग पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपने राजस्थान का जो है 4 भागों में विभाजन माना जाता है, उसी को हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। इसके जो 7 भाग हैं वो आप नाम जरूर देख लीजिए। इसका जो पहला नाम है वो है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। इसका दूसरा है पश्चिमी अर्ध शुष्क प्रदेश। इसका तीसरा है नहरी क्षेत्र। इसका चौथा है अरावली प्रदेश। इसका 5वां है उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। छठा है दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। और अंतिम है इसका चंबल बीहड़। तो दोस्तों, इसकी अपन बात कर रहे हैं राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। इसका सबसे पहले जो डिफाइन किया था वो किया था वीसी मिश्रा ने। कब किया था? 1966 से लेके 1968 तक। कितने भागों में किया? 7 भागों में किया। पहला पढ़ते हैं अपन पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दूसरा पढ़ते हैं इसमें
पश्चिमी अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा पढ़ते हैं नहरी क्षेत्र, चौथा है अरावली प्रदेश, पांचवा है उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठा है दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश और सातवां है चंबल बीहड़ प्रदेश। इसको अपने को याद रखना है, ये सातों पार्ट अपन को याद रखना है, लेकिन इसको अपन परीक्षा में इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते। इसके बाद बात करते हैं सबसे पहले इसने किया था, तो सेकेंड टाइम पे किसने किया था ये आप नोट कर लीजिएगा। सेकेंड है प्रोफेसर रामलोचन सिंह। तो दोस्तों जैसे कि वीसी मिश्रा ने 7 पार्टों में किया था, तो इन्होंने कितने पार्टों में किया है, इन्होंने 2 भागों में इसको बांटा था, 2 भागों में इन्होंने बांटा था। लेकिन ये भी अपन को नहीं पढ़ना है, केवल ध्यान रखना है कि सेकेंड टाइम में राजस्थान का भौगोलिक विभाजन किन्होंने किया था, प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने किया था। तीसरे नंबर पे आते हैं जो अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। इसमें है एक तो HM सक्सेना और तिवारी। HM सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना, और ये तिवारी। इन्होंने कितने पार्टों में किया है, इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है, और यही 4 भाग अपन को हमेशा के लिए पढ़ना, शुरू से अपन यही पढ़ते आ रहे हैं और यही पढ़ना है। तो ये नोट कर लीजिए, इसके चारों भाग अपन पढ़ते हैं। पहला पार्ट जो आता है वो है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसका दूसरा है अरावली प्रदेश, या इसी को दूसरा नाम ले लो मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश। मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश। तीसरा ले लो आप पूर्वी मैदान, और आप चौथा ले लो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये इसके 4 पार्ट है। ये किन्होंने दिए थे, हरिमोहन सक्सेना यानी कि HM सक्सेना और तिवारी ने ये चारों पार्ट दिए हैं। अब इन चारों पार्टों को अपन को पढ़ना है, और इन चारों पार्टों में से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। मेरी जो सोच रहती है वो यही रहती है हमेशा के लिए कि अपन को कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है। थोड़े से मैटर से अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या बुराई है, बस मैं यही चाहता हूँ। अब अपन को सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसमें से उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ना है। तो अपन ये आप सभी लोग अपना मैप तैयार रखें और इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। अब अपन सबसे पहले राजस्थान का मैप बनाते हैं। तो अपने ये राजस्थान का मैप तैयार है। अभी अपन को इसमें पढ़ना क्या है, वो चारों पार्ट। कौन कौन से चारों पार्ट, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा कौन सा था मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश या अरावली प्रदेश, उसके दोनों नाम आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। तीसरा उसमें पूर्वी मैदान, और चौथा कौन सा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब बात करते हैं कि मरुस्थल का कौन सा इलाका है। तो मरुस्थल का इलाका है अपना यहाँ से, ये इसको अपन डिफाइन कर देते हैं, ये हो गया उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ऊपर वाला। अपन अगर ये दिशा देखते हैं तो कौन सी है, ये पश्चिमी दिशा है। ये वाली कौन सी है, उत्तर दिशा है। ये वाली कौन सी है, सर दक्षिण दिशा है। और ये कौन सी है, पूर्व दिशा है। तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। ये पूरा क्या कहलाता है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब दूसरा पार्ट आता है अपने अरावली प्रदेश वाला, उसको आप अलवर से ले और इसको इसे छोटा करते 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 यहाँ तक छोटा लेके आओ, और ये सिरोही में लाके इसको वापस बड़ा कर दो। ये कौन सा हो गया, अरावली प्रदेश। ये अपन का पहला हो गया, ये अपना दूसरा हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा कौन सा था, पूर्वी मैदान। पूर्व कौन सा है, ये ऐसा पूर्वा, ये इसको ऐसे घुमा दो, कहीं से भी नहीं लाना है, धौलपुर घुमा के ये यहाँ पे ख़त्म कर दो। ये हो गया आपका तीसरा, और ये हो गया आपका चौथा। ये चारों पार्ट आपके सामने कंप्लीट है। इसमें आपको मैप अवेलेबल हो जाएगा सामने स्क्रीन पे, आप उसमें देख लीजिएगा, अपनी कॉपी में बना लें इसको। और इसमें अब शुरुआत करेंगे अपन इस वाले की। ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि आपको पता हो कि मैप के अंदर कौन सी जगह से कौन सी जगह तक ये फैला हुआ है। तो अपन पढ़ेंगे अब पहला, जो कौन सा है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मेरा ये पढ़ाने का एक सिद्धांत है कि जैसे कि इससे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार। जहाँ तक सबको पता है कि जो भी विद्यार्थी अगर कोचिंग में जाता है, ज्योग्राफी पढ़ता है,
तो सबसे पहले जाते हैं उसको वही चीज़ देखने को मिलती है। अगर कोई कहीं पे जो होता है ना कि वो जाते हैं कि हमारे को 3 दिन का डेमो लेना है, 2 दिन का डेमो लेना है, उनको जाते हैं सबसे पहले वही चीज़ पढ़ाई जाती है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इससे बोर रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँ फिजिकल डिवीज़न, तो इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया। आपको बीच बीच में मैं इससे रिलेटेड चीज़ें बता दूंगा कि राजस्थान का अवस्थिति विस्तार क्या है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। बहुत सारों की एक गलत थिंकिंग होती है कि जो नीचे अक्षांश फैला हुआ है अपना राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से है, वो 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट हो रहा है वो, तो बहुत सारों की थिंकिंग होती है 23.5 डिग्री से फैला हुआ है, जबकि 23.5 डिग्री पर तो कर्क रेखा है, वो नहीं है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान अपना स्टार्ट होता है। ये चीज़ मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। अब दोस्तों इसमें अपने होती है कि पूछा जाता है कि आपको मतलब कि चारों पार्टों में जनसंख्या कहाँ निवास कर रही है, क्षेत्रफल किसका कितना है, तो वो चीज़ भी आप नोटिस कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं अपन उत्तरी पश्चिमी, ये हो गया मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा कौन सा हो गया, अरावली प्रदेश। तीसरा कौन सा हो गया, पूर्वी मैदान। और चौथा हो गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब अगर बात करते हैं अपन इन चारों पार्टों की, अपन अगर इसकी बात करते हैं अब कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो अपन ऊपर तो लिख देते हैं क्षेत्रफल और नीचे कितनी जनसंख्या किस में निवास कर रही है वो चीज़। इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन कोचिंग संस्थान में भी अगर कोई क्वेश्चन करता है, कोई आपका कोई साथी कोई दूसरी कोचिंग में पढ़ रहा है, वो भी अगर आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो वो यही पूछता है ज़्यादातर कि इसमें कौन सी जनसंख्या रहती है, इसमें कितनी रहती है, इसमें कितना क्षेत्रफल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान होना अति आवश्यक है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आप सभी को पता है, भारत में राजस्थान एक ऐसा है राज्य जो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है। और अगर आप सभी को पता है कि राजस्थान में भी अगर बात है तो जैसलमेर का नाम सबसे पहले आता है, किसमें, क्षेत्रफल में। तो जैसलमेर किधर की साइड है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसी का होगा। कितना है, 61.11%। आपकी भाषा में बोले तो 61.11%, 61.11% इसका है। बात करें अगर अरावली प्रदेश की तो कितना है, 8.69%। क्या है ये, क्षेत्रफल कितने का, पूरा राजस्थान कितना है, 100% है। उसमें से 61.11 पे कौन आ गया, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अरावली प्रदेश कितने पे आ गया, 8.69 पे आ गया। पूर्वी मैदान कितने पे आएगा, 23.03%। ये क्या आया, 100 का 23.03। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कितने पे है, 6.9% पे। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाइयों, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। ये तो बात होगी किसकी, क्षेत्रफल की। चारों जो भौगोलिक विभाजन अपने राजस्थान के, उन चारों में क्षेत्रफल क्या क्या है, 61.11, 8.96, पूर्वी मैदान 23.03 और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कितना है, 6.9%। अब बात करते हैं किसकी, जनसंख्या की। तो जनसंख्या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कितनी निवास करती है, 40%। कितने की, वो भी 100% की। 100% जनसंख्या पूरे राजस्थान की, उसमें से 40% किस में निवास करती है, पहले वाले पार्ट में। दूसरे वाले पार्ट में कितनी करती है, कसर 10% करती है। कितनी करती है, 10% करती है। पूर्वी मैदान में कितनी करती है, 39%। जोड़ो देखे, गणित किस किस की अच्छी है, कितने हो गए ये, 40, 39 और 11 कितने हो गए, पूरे 100। 40 किस में निवास करती है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 40%, अरावली प्रदेश में 10%, पूर्वी मैदान में 39% और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में 11%। ये सारी अपने पढ़ना है, इसको आप नोट कर लेना। बात हो गई अपने क्षेत्रफल और जनसंख्या की। अब बात करेंगे अपन उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। पहला पार्ट वही था अपना उत्तरी, ये हो गया अपना पहला वाला पार्टीशन हो गया उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यही था अपना पहला पार्ट। अब इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। इसको कंटिन्यू करने से पहले एक बात बताता हूं कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पूरा उत्तर और पश्चिम में फैला हुआ है। इसमें कितने जिले आते हैं, कि इसमें 12 जिले आते हैं। 12 जिलों में यह फैला हुआ है, 12 जिलों में यह
फैला हुआ है। आप ऊपर से स्टार्ट कर दो, ऊपर ही ऊपर है श्रीगंगानगर, उससे नीचे आ जाओ हनुमानगढ़, इधर आ जाओ बीकानेर, फिर आ जाओ जैसलमेर, फिर जोधपुर, फिर नागौर, इधर बाड़मेर, इधर जालौर, इधर पाली। ये सारे जिले किस में आते हैं? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। 12 जिलों में ये फैला हुआ है। अब इसको जो है राष्ट्रीय किसान आयोग के अनुसार, राष्ट्रीय किसान आयोग के अनुसार इसे 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा विभक्त किया हुआ है। राष्ट्रीय किसान आयोग जो है उसने इस पार्टीशन को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा विभक्त किया हुआ है। अपन ने जैसे बनाया था, ये बनाया था अपन ने राजस्थान, ये अपन ने राजस्थान बनाया था, और इसमें ये बनाया था अपन ने। तो ये पूरा पार्टीशन क्या कहलाता है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। अब इसको पार्टीशन कैसे? ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कौन सी कहलाती है? कि ये वाली कहलाती है। ये वाली जो रेखा है ये क्या कहलाती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कहलाती है। और इसके इधर कौन आ जाता है? ये पूरी अरावली आ जाती है। और राजस्थान की महान जो जल विभाजक रेखा है वो भी कौन सी कहलाती है? 50 सेमी वर्षा रेखा कहलाती है। और क्या कहलाती है? अरावली प्रदेश कहलाती है। अब अपन इसकी बात कर रहे हैं, किसकी? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। इसको कैसे बांटा हुआ है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा विभक्त किया हुआ है। अब इसके भी दो पार्टीशन है। 50 का आधा कितना होता है? सर 25 होता है। ये 50, इसकी आधी कितनी हो गई? 25 सेमी वर्षा रेखा इसकी आधी हो गई। अब ये वाला कहलाता है शुष्क प्रदेश और ये वाला कहलाता है अर्ध शुष्क। ये हो गया शुष्क और ये हो गया अर्ध शुष्क। इसको यहाँ तक नोट कर लो, अपन इसको बड़ा बनाएंगे इधर आइए। तो दोस्तों अपन ने ये बना लिया है पूरा इसको। ये वाला कौन सा हो गया? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके दो पार्टीशन कौन कौन से हो गए? शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसको 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को अपन ने किससे डिफाइन किया? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से इसको विभक्त कर दिया गया। अब ये हो गया शुष्क और ये हो गया अर्ध शुष्क। अभी अपन को इसको नहीं पढ़ना है और ये पूरा भी नहीं पढ़ना है। पहले किसकी बात करेंगे अपन? शुष्क मरुस्थल की बात करेंगे। सबसे पहले शुष्क मरुस्थल की बात करेंगे तो इसमें दो चीज़ें आपके सामने आती है। एक आती है बालू का मुक्त और एक आती है बालू का युक्त। सभी को पता है युक्त का मतलब तो होता है मिली हुई और मुक्त का मतलब होता है हटी हुई। और उसमें जो जिसमें मुक्त होगा और एक होता है युक्त। मुक्त है जिसमें रेत नहीं हो, रेत नहीं हो, और जिसमें रेत मिली हुई हो, ये हो गया युक्त और ये हो गया मुक्त। अपन को शुष्क मरुस्थल में ये दो चीजें पढ़नी है। सबसे पहले बालू का मुक्त और दूसरा है बालू का युक्त। तो ये चीज आप अपनी कॉपी में उतार लो। अभी अपन को पढ़ना है शुष्क मरुस्थल, बालू का मुक्त और बालू का युक्त। अब इस शुष्क मरुस्थल की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है आपका ये शुष्क मरुस्थल। इसमें पहला क्या आ जाएगा आपका? बालू का मुक्त और दूसरा हो गया बालू का युक्त। बालू का मुक्त की बात करें तो मतलब इसकी वैसे तो हर जगह डेफिनेशन हो जाएगी अलग अलग की। जो 12 जिले आते हैं पूरे इसमें उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, उन 12 जिलों में से अगर कहीं पर भी आपको कोई चट्टानी भाग दिख रहा है, जैसे पत्थर दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, तो वो किस में आ गए? बालू का मुक्त में आ गए। और अगर बात करें कि सब जगह जैसे पैराबोलिक जो आपका जो रेत का टीला है वो क्या होता है? सभी मरुस्थल के 12 जिलों में बनता है। वैसे ही जो रेत है वो तो सभी 12 जिलों में है। इसलिए बालू का युक्त जो ये शुष्क मरुस्थल है बालू का युक्त में, ये तो पूरे मरुस्थल में पाई जाती है। तो बात केवल बालू का मुक्त की है कि जहाँ पर भी आपको कोई चट्टानी प्रदेश दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, चट्टानी दिख रही है, वो बालू का मुक्त में आती है। अब अपन पढ़ेंगे बालू का मुक्त और बालू का युक्त क्या होता है। बालू का मुक्त होता है, वैसे तो सब जगह मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो एक चीज़ है वो है जैसलमेर में रामगढ़ व पोखरण। इससे तो सभी वाकिफ हो आप। रामगढ़ व पोखरण के बीच उल्टे त्रिभुज की आकृति जैसा चट्टानी प्रदेश क्या कहलाता है? बालू का
मुक्त प्रदेश कहलाता है। मैंने क्या बताया कि आपको कुछ भी मिल जाए, जैसे कहीं पर पत्थर मिल गया, चट्टान मिल गई, पहाड़ मिल गए, वो सारे किस में आ रहे हैं? बालूका मुक्त में। लेकिन अगर जैसे अपन को किसी चीज़ के लिए, एक ही चीज़ के लिए देखना, जैसे सोलो, तो वो किस में आ जाएगा? जैसलमेर में रामगढ़ व पोखरण के बीच उल्टे त्रिभुज की आकृति जैसा चट्टानी प्रदेश क्या कहलाता है? बालूका मुक्त प्रदेश कहलाता है। ये हो गया बालूका मुक्त प्रदेश। अब बात करते हैं किसकी? बालूका युक्त की। अब बालूका युक्त की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले अपने सामने क्या चीज़ें आती है कि रेत के टीले आ गए, खड़ीन कृषि आ गई और सरिया सरोवर आ गए। वो सारे किस में आएंगे? बालूका युक्त में। तो बालूका युक्त में सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो है रेत के टीले। रेत के टीले पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले आता है अपने सामने बरखान। कौन सा आता है? बरखान। अब बरखान क्या होता है? बरखान क्या होता है? बरखान एक रेत का टीला है जो कहाँ बनता है? ये बनता है शेखावाटी क्षेत्र में। बरखान एक रेत का टीला है जो कहाँ बनता है? शेखावाटी क्षेत्र में बनता है। अगर शेखावाटी क्षेत्र में भी अगर इक्वल जिला पूछ ले कोई सा भी कि एक जिला बताओ नाम, तो कौन सा है? का चूरू है। शेखावाटी में कितने जिले आते हैं? 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू। अगर बरखान की बात आए तो कौन सा जिला है? चूरू। कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में। अब इसकी डेफिनेशन देख लो आप लोग। बरखान होता क्या है? यह है अत्यधिक गतिशील एवं कृषि के लिए हानिकारक होता है। मार कर देना। बरखान क्या होता है? ये अत्यधिक गतिशील होता है और कृषि के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। गतिशील से क्या समझे आप? गतिशील क्या होता है? भाई रेत का टीला भी को गतिशील हो गए, तो गतिशील कैसे होता है कि हवाएं चलती है तेज तेज, तो ठीक है। रेत के टीले कैसे होते हैं? ऐसे ही बने होते हैं। अब गतिशील का मतलब हवा चल रही तो इसको काटता हुआ यहाँ जाएगा, इसको काटता हुआ यहाँ जाएगा, इसको काटता हुआ यहाँ जाएगा, तो इसमें कृषि हो ही नहीं सकती। जैसे अपन ने बीज बो दिया कोई सा भी, वो 2 दिन रहा, वो तो बीज को उड़ा के ले जाएगा ये, तो इसलिए कृषि के लिए क्या होता है? ये हानिकारक होता है। इसलिए अपन इसमें कृषि नहीं कर सकते। जो बरखान रेत का टीला वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? चूरू के अंदर है। सेकेंड नंबर पे जो आता है रेत का टीला वो आता है अपने अनुप्रस्थ। पहला हो गया आपका बरखान, दूसरा हो गया आपका अनुप्रस्थ। ये भी एक रेत का टीला है। अनुप्रस्थ यह है समकोण की आकृति पर बनता है। समकोण की आकृति पर बनता है। समकोण आकृति कैसी होती है? 90 डिग्री होती है ना, ये ऐसी आकृति होती है समकोण की। अब बात करते हैं कि राजस्थान में कौन से जिले में? राजस्थान को छोड़ो, मरुस्थल के कितने जिलों में बनता है? तो ये बात आपके सामने आ जाएगी। ये भी अनुप्रस्थ का मतलब होता है समकोण की आकृति पर। और अगर इसके लिए आपको कोई एक जिला पूछे तो वो जोधपुर करके आना। बहुत सारी किताबों में आपको जैसलमेर भी दिया होगा, लेकिन अगर एक जिला पूछे ना, ऑप्शन में आपको जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू कोई सा ही मिल जाए, उसमें आपको राइट क्या करना है? जोधपुर राइट करना है। कैसे करना है वो मैं आपको अभी इसके बाद वाली लाइन में बताऊंगा। उससे पहले साथ का साथ देख लीजिए आप अनुदैर्ध्य। ये आप देख लीजिए, अनुप्रस्थ हो गया, ये अनुदैर्ध्य हो गया। ये समांतर आकृति पर बनता है। समांतर आकृति पर बनता है। और कौन से जिले में बनता है? ये जोधपुर में हो गया, तो ये कहाँ पे हो जाएगा? जैसलमेर में हो जाएगा। ये जोधपुर, ये जैसलमेर। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बारे में बताता हूँ कि ये जोधपुर में क्यों बनता है और ये जैसलमेर में क्यों बनता है। इसे नोट कीजिए आप। अपन ने पढ़ा था अनुप्रस्थ। कौन सी आकृति है इसकी? समकोण। इसकी कौन सी थी? समांतर। ये समांतर का मतलब ये ऐसी वाली, और समकोण का मतलब ऐसी वाली। ये कहाँ पर बन रहा है? सर्वाधिक कहाँ पर बन रहा है? जोधपुर में। ये सर्वाधिक कहाँ पर बन रहा है? जैसलमेर में। इसको मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि ये जोधपुर में क्यों बनता है और ये जैसलमेर में क्यों बनता है। अपन ने कोई सी भी चीज़ ले ली, ये अपन ने सीमा बना दी किसकी? ये जैसलमेर। ये अपन ने सीमा बना दी जैसलमेर की, ये अपन ने सीमा बना दी किसकी? जोधपुर की। ये हो गया जोधपुर जिला, ये हो गया जैसलमेर जिला। और इधर कौन है? सभी जानते हैं, ये इधर पाकिस्तान अपना। अब इधर से क्या चल रही है अपने? हवाएं चल रही है। क्या चल रही है साहब? हवाएं चल रही है।
आप इस हवा को एक साइड रखो, यहाँ पर रखो आप एक पंखा, ये पंखा रख दिया अपन ने, इसको इधर मुंह करके चला दिया पंखे को। अब ये पंखा चल रहा है, इसमें पूरे में क्या रेत ही रेत है, यहाँ पर रेत है, यहाँ पर रेत है, यहाँ पर रेत है, सब जगह रेत ही रेत है। अब ये पंखा चल रहा है तो ये रेत को उड़ा के आगे ले जाएगा कि पीछे लगेगा? आगे ले जाएगा ना, सीधी सी बात है। अगर ये पंखा चल रहा है, हवाएं तो चल रही है, मैं तो आपको समझाने के लिए पंखा बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई पंखा चल रहा है, ये रेत पूरी बिखरी हुई है, इसको उड़ा के कहाँ ले जाएगा? आगे ले जाएगा और क्या कर देगा? समकोण की आकृति पर इसको जमा देगा। तो अनुप्रस्थ यानी कि समकोण की आकृति पर जो रेत का टीला बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? तो जोधपुर में बन रहा है। अब आगे बात समांतर की, कोई सी भी चीज़ बिखेरी हुई है, अगर उसको उड़ा के आगे लेके जा रहा है और कुछ वहीं छोड़ रहा है तो वो कौन सी आकृति हो गई? समकोण की आकृति हो गई। और अनुदैर्ध्य कौन सा टीला है? समांतर प्रकार का। और कहाँ बनता है? जैसलमेर में बनता है। ये बात इसमें डिफाइन हो रही है। आपके सामने हो गए 3 रेत के टीले। पहला था बरखान जो कहाँ बनता है? चूरू शेखावाटी में बनता है। दूसरा हो गया अनुप्रस्थ जो कहाँ पर बनता है? जोधपुर में बनता है। तीसरा हो गया आपका अनुदैर्ध्य जो कहाँ पर बन रहा है? जैसलमेर में बन रहा है। अब बात आती है किसकी? पैराबोलिक की। पैराबोलिक चौथे नंबर पे कौन सा है? पैराबोलिक। ये पैराबोलिक होता है अपनी जो महिलाओं की हेयर पिन होती है ना, सभी जानते हो, ये होती है, ये है महिलाओं की हेयर पिन की आकृति का होता है। देख लेना सभी लोग कैसी होती है हेयर पिन। यह महिलाओं की हेयर पिन की आकृति का होता है और यह है मरुस्थल के सभी 12 जिलों में बनता है। यह मरुस्थल के सभी 12 जिलों में बनता है। तो इसको तो अपन को सीधा सा याद रखना कि पैराबोलिक महिलाओं की हेयर पिन की आकृति का होता है। हेयर पिन कैसी होती है? ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है। तो ये रेत के टीले तो आपको पूरे मरुस्थल में मिल जाएंगे। और ये क्या होता है? सभी 12 जिलों में पाया जाता है। 5वें नंबर पे पढ़ेंगे अपन स्कर्व कापिस, जो बहुत कम पढ़ाया जाता है। मैंने खूब सारी क्लासों में भी देखा है कि ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है वो इंपॉर्टेंट? अभी आप देखना। स्कर्व कापिस ये ऐसा रेत का टीला है जो पादप हो गया, पौधा हो गया, उसके आसपास बनता है। तो ये कहाँ नहीं बनता वो देख लो। ये है मतलब जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल में समगांव जैसलमेर में नहीं बनता है। अब समझ जाओगे आप कैसा होता है। जो ये मरुस्थल में समगांव जैसलमेर में नहीं बनता है। अब आप सबको पता है कि समगांव क्या है? समगांव सभी जानते हो, समगांव का नाम सुना होगा आपने। यह है राजस्थान का एकमात्र वनस्पति रहित गांव है। वनस्पति रहित का मतलब जहाँ पर कोई भी पौधा, पेड़ पौधा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पर नहीं बनता है। अब इसके लिए समझाता हूँ मैं, स्कर्व कापिस होता है क्या है। आपको कोई भी पौधा ले लो, ये पौधा बना दिया अपन ने, ये पौधा बन गया, कोई सा भी झाड़ हो गई, कुछ भी हो गई, इसके जो सहारे मिट्टी इकट्ठी हो जाती है किसी भी पेड़ के सामने। आप सब देखते हो, गांव के वो सब रहने वाले, कोई सिटी का भी तो वो भी जानता ही था, तो कि कोई भी पौधा है उसके सामने आसपास जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है वो कौन सा रेत का प्रकार होता है? स्कर्व कापिस रेत के टीले का प्रकार होता है। और ये कहाँ नहीं बनता है? समगांव जैसलमेर में नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि समगांव जैसलमेर क्या है? राजस्थान का एकमात्र क्या है? ये वनस्पति रहित गांव है। अब इसको अपन पहली क्लास में इतना ही यहाँ पर रोकेंगे। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इसका जी उत्तरी जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का शुष्क पढ़ लिया अपन ने। शुष्क में कौन कौन से रेत के प्रकार हो गए? एक तो बालुका युक्त हो गया, एक बालुका मुक्त हो गया। बालुका मुक्त में अपन ने पढ़ा है कि कोई भी चट्टानी प्रदेश हो गई, पहाड़ियाँ हो गई, कुछ भी हो गई, वो किस में आ रही है? बालुका मुक्त में आ रही है। और बालुका युक्त में अपन ने पढ़ा भी कौन कौन से रेत के टीले थे। पहला था आपका बरखान था, दूसरा था आपका कौन सा? अनुप्रस्थ था, तीसरा था अनुदैर्ध्य, चौथा कौन सा था? पैराबोलिक, और पांचवा कौन सा था? स्कर्व कापिस। ये पांचों आपको बिल्कुल पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ें आपको क्या ध्यान रखनी है कि जोधपुर है, बरखान क्या हो गया? चूरू हो गया। ये कहाँ पर हो गया? जोधपुर हो गया। ये कौन सा हो गया? जैसलमेर हो गया। ये मरुस्थल के सभी 12 जिलों में था। कौन सा?
पैराबोलिक स्कर्वोकार्पिस कहाँ पर नहीं बनता है? समगांव जैसलमेर में। पूरे राजस्थान में केवल एक ही जगह है, कौन सी है? समगांव, जहाँ पर नहीं बनता है। अब अपन कल से स्टार्ट करेंगे, इसमें अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे अपन की अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से जिलों में है, वो अपन कल पढ़ेंगे। उससे पहले इन चीज़ों को आपको ढंग से पढ़ना है। बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।